हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। दिस इज सीए रोहित जैन। आ चुके हैं हम एक और सर रिवीजन के साथ। आज हम क्या करने वाले, यूनिट 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन। यूनिट 1 का रिवीजन हमने कर लिया था बहुत अच्छे से। आई होप तुम लोगों ने वीडियोस देखा है। सर यूनिट 2 का रिवीजन भी अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब वगैरह में, सर यूट्यूब में एंड इंस्टा में एज वेल एज टेलीग्राम चैनल में। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो जाओ और ज्वाइन कर लो। आज हम करने वाले सर यूनिट 2 का रिवीजन। ठीक है सर, यूनिट 2 क्या है? तो यूनिट 2 है सर हमारा बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी और बहुत ही शॉर्ट यूनिट है। वो है कंसिडरेशन। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं सर यूनिट 2 के रिवीजन के साथ। पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम अपने नोट्स के ऊपर चलने वाले हैं। सर कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? हमने एक बेसिक मीनिंग समझा था यूनिट 1 में। कंसिडरेशन को हम सर कहते हैं क्विड प्रो क्यो, तो जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, है ना? हाँ सर। सर कहने का समथिंग इन रिटर्न मतलब, कहने का मतलब क्या है सर? कि अगर तुमने कुछ किया है तो बदले में तुमको कुछ मिलना चाहिए। ठीक है सर। कहने का फॉर एग्जांपल सर, जैसे मान लो मिस्टर ए ने सर मान लो एक पार्ले जी बिस्किट बेचा। पार्ले जी बिस्किट बेचा किसको? मिस्टर बी को। और बदले में बी ने उसे 10 रुपीज दिया। ठीक है, तो सर मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? 10 रुपीज। मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? पार्ले जी बिस्किट। समझ में आया? तो मतलब सर कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब ए ने पार्ले जी बिस्किट दिया और ए को इन रिटर्न क्या मिला? 10 रुपीज। सर बी ने क्या किया था? बी ने 10 रुपीज दिया था और बी को इन रिटर्न क्या मिला? पार्ले जी बिस्किट। तो सर मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन 10 और बी के लिए कंसिडरेशन है पार्ले जी बिस्किट। इसका मतलब सर कंसिडरेशन जो है वो सर इन काइंड भी हो सकता है, कंसिडरेशन इन मनी भी हो सकता है। तो सर ये हमें पहला एग्जांपल समझ में आया। लेकिन सर कुछ और एग्जांपल बता दीजिए सर, ताकि सर हमारे मन में कोई भी तरह का डाउट ना रहे। तो फॉर एग्जांपल सर मिस्टर ए, ठीक है, और ये है सर मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने मान लो फॉर एग्जांपल सर बाइक बेचा, बाइक। ठीक है, मिस्टर बी को। और कितने में सर? मान लो 5 लाख रुपीज में बाइक सेल किया, 5 लाख रुपीज में। तो सर मिस्टर ए, अब देखो मिस्टर ए का प्रॉमिस क्या है और कंसिडरेशन क्या है, और मिस्टर बी ने क्या प्रॉमिस किया है और मिस्टर बी का कंसिडरेशन क्या है। ठीक है, इस प्रॉमिस को हम सर ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं। इस प्रॉमिस को हम ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं। तो मिस्टर ए का सर प्रॉमिस क्या है? टू सेल। प्रॉमिस क्या है? टू सेल। कंसिडरेशन क्या है? 5 लाख। तो कंसिडरेशन क्या है सर? इन मनी। कंसिडरेशन क्या है? इन मनी। ठीक है सर। प्रॉमिसी जो मिस्टर बी जो एक्सेप्टर है, उसका सर प्रॉमिस क्या है? टू पे 5 लाख रुपीज। और सर इसका कंसिडरेशन क्या है? बाइक, इसको बाइक मिलने वाला है ना? तो सर मिस्टर ए का कंसिडरेशन क्या है? मनी। और मिस्टर बी का कंसिडरेशन क्या है? बाइक। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब सर ये हुआ, देखो कंसिडरेशन क्या है सर? एसेंशियल एलिमेंट है, हमने पढ़ा था। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। सर हमने कल एग्जांपल भी लिया था कि अगर मान लो तुमने कुछ आइटम बेचा है सर, मान लो फ्री में, ठीक है, तो उस केस में फिर वो क्या है? इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो उसमें क्या है सर? कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सर हाँ, अब कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है, करेक्ट। लेकिन हाँ सर, इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको हम सर क्विड प्रो क्यो भी कहते हैं। अब डेफिनेशन क्या है देखो सर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर के डिजायर में, मतलब प्रोमिसर के इच्छा पे, प्रोमिसर के इच्छा पे, प्रोमिसी हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। सब प्रोमिसी हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। जैसे यहाँ पर सर प्रोमिसर का इच्छा क्या था? टू सेल। और उस इच्छा के लिए प्रोमिसी सर हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। सर उसने क्या किया है? उसने क्या किया है? पे किया है। हैज डन क्या पे किया है? 5 लाख रुपीज, जो मिस्टर ए के लिए क्या है? कंसिडरेशन है। तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी हैज डन समथिंग। समझ में आ रहा है? तो प्रोमिसी ने यहाँ पर मिस्टर ए के इच्छा पे, मिस्टर ए के इच्छा पे 5 लाख रुपीज पे किया था, जो मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन है। सेम सर मिस्टर बी के लिए भी हम बोल सकते हैं कि मिस्टर बी ने
सर मिस्टर बी ने यहाँ पर क्या किया है, मिस्टर ए को 5 लाख रुपीज दिया है और बदले में मिस्टर बी को क्या मिला है, बाइक मिला है। समझ में आ रहा है? तो सर व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर के डिजायर पे, याद रखना प्रोमिसर मतलब देखो मिस्टर ए प्रोमिसर, मिस्टर ए को सर हम क्या बोलेंगे, प्रोमिसर, उसके डिजायर पे मिस्टर बी ने क्या किया है, मिस्टर बी ने सर हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, क्या किया, 5 लाख रुपीज पे किया। फिर सेम मिस्टर बी के डिजायर पे, मान लो सर अगर प्रॉमिसर बी हुआ तो बी के डिजायर पे मिस्टर ए ने क्या किया सर, टू सेल किया है, टू सेल। तो यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है, टू डू, यहाँ पर भी कंसिडरेशन टू डू है और यहाँ भी कंसिडरेशन क्या है, टू डू। समझ में आ रहा है? तो ये है सर कंसिडरेशन का डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल देते। सो मान लो मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने क्या किया है, यहाँ पर मिस्टर ए ने सर 10 लाख रुपए का पेमेंट किया था और बदले में मिस्टर बी को उसने बोला कि तू डू नॉट, हमने सर क्या बोलते हैं यूनिट 1 में सर जो हमने एग्जांपल लिया था, डू नॉट पार्टिसिपेट इन सिंगिंग कंपटीशन, वहां पर हमने अवार्ड फंक्शन लिया था, यहाँ पर हम सिंगिंग कंपटीशन का एग्जांपल लेंगे। अब सर मिस्टर ए का ऑब्लिगेशन क्या है, टू पे कितना, 10 लाख रुपीज। ऑब्लिगेशन क्या है, टू पे 10 लाख रुपीज। और सर कंसिडरेशन क्या है, नॉन पार्टिसिपेशन, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इन सिंगिंग कंपटीशन, नॉन पार्टिसिपेशन इन सिंगिंग कंपटीशन। किसका मतलब कहने का मतलब सर, नॉन पार्टिसिपेशन इन सिंगिंग कंपटीशन। कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मिस्टर बी। ठीक है सर, मिस्टर बी का ऑब्लिगेशन क्या है, मिस्टर बी का ऑब्लिगेशन क्या है कि सर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ही विल नॉट पार्टिसिपेट, ही विल नॉट पार्टिसिपेट, है ना। एंड सर मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है कि उसको 10 लाख रुपए मिलेगा। अब देखो सर मिस्टर ए का कंसिडरेशन क्या है, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ बी, इसका मतलब बी हैज एब्सटेन्ड, बी एब्सटेन कर रहा है फ्रॉम डूइंग समथिंग। और सर कंसिडरेशन बी को क्या मिल रहा है, 10 लाख। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, टू डू एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, मतलब यहां पर सर ये मिस्टर ए को 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मिस्टर ए को 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। तो टू डू एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ कंसिडरेशन क्या है, 10 lakhs, मतलब टू डू एन एक्ट। और यहाँ कंसिडरेशन क्या है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो इसका मतलब सर कंसिडरेशन क्या हो सकता है, कंसिडरेशन हमारा कुछ करना भी हो सकता है और कुछ नहीं करना भी हो सकता है, कुछ करना या कुछ नहीं करना। तो देखो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, सबसे पहले क्या है सर, एट द डिजायर मतलब एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसी या तो सर कुछ करता है या कुछ नहीं करता। हैज डन और हैज एब्सटेंड, मतलब सर हैज डन और हैज एब्सटेंड कहने का मतलब ये है पास्ट, दिस इज पास्ट टेंस, दिस इज पास्ट। और डज और एब्सटेंस इसका मतलब प्रेजेंट। और उसके बाद सर प्रोमिसेस टू डू और प्रोमिसेस टू एब्सटेन इसका मतलब फ्यूचर। तो इसे कहते हैं सर कंसिडरेशन। कहने का मतलब ये हुआ सर कंसिडरेशन जो है, जो कंसिडरेशन है, अगर सर मैं कंसिडरेशन को अगर मैं पूरा सर पूरा अगर मैं पिक्चर में अगर मैं देखूं तो कंसिडरेशन इन काइंड भी हो सकता है, इन मनी भी हो सकता है। एंड कंसिडरेशन जो है सर वो पास्ट भी हो सकता है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है और कंसिडरेशन फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब तुमने पास्ट में कुछ किया है उसके बदले में तुम आज करोगे, या प्रेजेंट में तुम दोनों कुछ करने वाले हो, या मान लो तुमने कुछ फ्यूचर में करने वाले हो, फ्यूचर में तुम कुछ करने वाले हो, तो उसको सर कंसिडरेशन, उसको भी हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर। समझ में आ रहा है? और सर कंसिडरेशन इन काइंड होगा एंड कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी इन मनी। तो सर यहाँ पर हमने समझा कैसे है। और कंसिडरेशन टू डू भी हो सकता है, टू एब्सटेन। तो टू डू का भी हमने समझ लिया, टू एब्सटेन का भी हमने समझ लिया, इन काइंड और इन मनी भी हम समझ गए। तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन होता है यहाँ पर एकदम पिक्चर परफेक्ट क्लियर। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे याद रखना सर, बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट करोगे एट द डिजायर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब एट द डिजायर ऑफ ए या एट द डिजायर ऑफ बी। प्रोमिसी हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और क्या प्रोमिसेस टू डू और प्रोमिसेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो सच एन एक्ट या सच अ प्रॉमिस इज नोन एज
कंसिडरेशन, इज नोन एज कंसिडरेशन। क्लियर है? ऐसे इसका सर एक और एग्जांपल, सर क्या आप सारे एग्जांपल अभी ले लोगे? हाँ, ताकि हम फिर जब हम नोट्स जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो हम फटाफट आगे चलेंगे, ठीक है? जैसे मान लो मिस्टर ए, ठीक है? तो मिस्टर ए ने सर क्या किया है? मिस्टर ए ने यहाँ पर ऑफर किया है टू पे रुपी 10 लाख, ठीक है? एंड इन रिटर्न मिस्टर ए को क्या मिलने वाला है सर? इन रिटर्न मिस्टर ए को क्या मिलने वाला है? इन रिटर्न मिस्टर बी जो है सर, वो क्या करेगा? ही विल मिस्टर बी विल नॉट डू बिजनेस नियर द शॉप ऑफ मिस्टर ए। मतलब मिस्टर ए के बगल में मिस्टर बी धंधा नहीं करेगा। तो मिस्टर ए ने सर क्या किया? वादा किया कि वो 10 लाख पे करेगा और बदले में मिस्टर बी बिजनेस नहीं करेगा। मतलब मिस्टर बी हैज अग्रीड, मिस्टर बी ने अग्री किया है कि वो बिजनेस नहीं करेगा और बदले में 10 लाख रुपए लेगा, ठीक है? बिजनेस नहीं करूंगा, बदले में 10 लाख रुपए लूंगा, मिस्टर बी ने अग्री किया है। तो मिस्टर ए का सर ऑब्लिगेशन क्या है? 10 लाख पेमेंट करना। और कंसिडरेशन क्या है सर? कि मिस्टर बी बिजनेस नहीं करेगा। मिस्टर बी जो है सर वो बिजनेस नहीं करेगा, ये उसका कंसिडरेशन है। अच्छा, क्या सर हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर बी का ऑब्लिगेशन क्या है? कि क्या बोलते हैं, नो बिजनेस, नो बिजनेस, वो बिजनेस नहीं करेगा। और कंसिडरेशन क्या है? कि उसे 10 लाख मिलेगा। तो सर यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? बिजनेस नहीं करना, मतलब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। और यहाँ कंसिडरेशन क्या है? 10 लाख, मतलब टू डू। कंसिडरेशन क्या है? टू डू। तो टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, उसी को हम कहते हैं कंसिडरेशन। अब सर अब बहुत हो गया, अब हम आगे चलते हैं सर, अब हम आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब आते हैं सर लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। सर कुछ रूल्स, क्या क्या रूल्स है? सबसे पहला रूल सर, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सर ये क्या है? सर अभी हमने डेफिनेशन जो पढ़ा उसी के ऊपर है। कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसर के डिजायर के ऊपर मूव होना चाहिए। कहने का मतलब सर ये हुआ, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है सर? मान लो मिस्टर ए, सर मिस्टर ए ने वादा किया था मिस्टर बी को कि वो अपना बाइक बेचेगा, वो अपना बाइक बेचेगा सर फॉर रुपी 5 लाख, ठीक है? ये वादा किया। अब ध्यान से देखो, मेरा बात ध्यान से समझो। मिस्टर ए ने वादा किया टू सेल, वादा किया टू सेल, बदले में 5 लाख। तो मिस्टर ए का सर ऑब्लिगेशन क्या है? सेल करना। कंसिडरेशन क्या है? 5 लाख। मिस्टर बी का ऑब्लिगेशन क्या है सर? टू पे रुपी 5 लाख। और कंसिडरेशन क्या है सर? टू क्या बोलते हैं, रिसीव द बाइक, है ना? कंसिडरेशन क्या है? बाइक, करेक्ट? तो क्या, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ कंसिडरेशन मस्ट मूव, मतलब कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब जो मिस्टर बी जो कंसिडरेशन दे रहा है, मिस्टर बी जो कंसिडरेशन दे रहा है सर, क्या कंसिडर, मतलब मिस्टर बी को जो कंसिडरेशन मिल रहा है, सॉरी, मिस्टर बी को जो कंसिडरेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है सर? बाइक मिल रहा है। तो मिस्टर बी को जो बाइक मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि मिस्टर ए का डिजायर है टू सेल द बाइक। मिस्टर ए का डिजायर था टू सेल द बाइक, तो इसीलिए कंसिडरेशन मिल रहा है मिस्टर बी को। तो इसका मतलब ये जो कंसिडरेशन जो मिला है मिस्टर बी को, ये कंसिडरेशन मिस्टर बी को कैसे मिला है? एट द डिजायर ऑफ, एट द डिजायर ऑफ मिस्टर ए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है सर? कंसिडरेशन यहाँ पर जो मिस्टर बी को मिल रहा है वो एट द डिजायर ऑफ मिस्टर ए मिल रहा है, एट द डिजायर ऑफ मिस्टर ए। हाँ सर, अब हमें सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब जैसे मान लो सर केस नंबर 2, ठीक है? सर मान लो मिस्टर ए के शॉप में सर क्या लग जाता है? फायर लग जाता है, ठीक है? मिस्टर बी सर वॉलेंटरली, क्या है सर? वॉलेंटरली जो शॉप में फायर लगा है उस फायर को क्या करता है सर? बुझाता है, ठीक है? मतलब उस फायर बुझाने के लिए मिस्टर बी ने मान लो कुछ
एक्सपेंडिचर वगैरह इंकर किए वॉलेंटरली, ठीक है। तो वो फायर को क्या करता है सर, एक्सटिंग्विश करता है। और कैसे करता है सर, वॉलेंटरली करता है, और उसके लिए मान लो उसने 50,000 रुपए का खर्चा किया, ठीक है। अब मिस्टर बी क्या करता है सर, मिस्टर बी ने खर्चा किया 50,000 का। अब मिस्टर बी जाता है मिस्टर ए के पास और बोलता है कि सर मैंने जो खर्चा किया है 50,000 का, वो 50,000 आप मेरे को दे दो, वो आप मेरे को दे दो, ठीक है। तो सर यहाँ पर मिस्टर बी को जो कंसिडरेशन मिलने वाला है, क्या कंसिडरेशन मिलने वाला है, 50,000, ठीक है। लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनो, क्या ये कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ मिस्टर ए था? क्या मिस्टर ए ने सर प्रॉमिस किया था, है ना? जैसे यहाँ पर क्या था, मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया था सर कंसिडरेशन, जो उसको कहने का मतलब जो कंसिडरेशन सर मिल रहा था बाइक का, वहां पर मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया था, तो कंसिडरेशन मूव्स एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। लेकिन क्या यहाँ पर इसको जो 50,000 रुपए मिलने वाले, क्या मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया था कि वो 50,000 रुपए पे करेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। मतलब कहने का मतलब सर सिंपल है कि जो कंसिडरेशन प्रॉमिसी को मिलेगा, जो कंसिडरेशन प्रॉमिसी को मिलेगा सर, जो कंसिडरेशन प्रॉमिसी को मिलेगा, वो सर वो कंसिडरेशन जो है must move at the desire of, या must move at the request of, या at the desire of, at the desire of promiser, है ना? तो जो कंसिडरेशन प्रॉमिसी को मिलने वाला है सर, वो कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ या एट द कमिटमेंट ऑफ प्रॉमिसर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ सर? अब इसके ऊपर केस लॉ क्या है सर, केस लॉ ध्यान से सुनना। जैसे मान लो सर यहाँ पर है दुर्गा प्रसाद, ठीक है। अब सर नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेरा जो सर भावना है, भावना, उस भावना को तुम समझना। तो कलेक्टर है ये दुर्गा प्रसाद जी, ठीक है। और दुर्गा प्रसाद जी ने बलदेव को बोला था, बलदेव मान लो सर बिल्डर है कोई, ठीक है। अब दुर्गा प्रसाद जी ने क्या किया है सर, बलदेव को बोला था कुछ, क्या बोला था बलदेव को? बलदेव को बोला था देख यहाँ पर तू मार्केट बनाना, यहाँ पर एक मार्केट बना, मार्केट, ठीक है। मतलब यहाँ पर ना शॉप्स बना, शॉप्स, ऐसा मार्केट बना जहां पर मल्टीपल शॉप्स हो, ठीक है। तो ये उसने बोला था, दुर्गा प्रसाद ने कलेक्टर को बोला कि सॉरी, दुर्गा प्रसाद ने बलदेव को बोला शॉप्स वगैरह बनाने के लिए। तो बलदेव ने शॉप्स वगैरह बनाया। जब शॉप्स वगैरह बनाया, उसके बाद शॉप्स वगैरह क्या किया, ये शॉप्स वगैरह उसने बना के क्या कर दिया, बेच दिया। बनाया और बना के बेच दिया, ठीक है। अब ये जो शॉप बायर्स है सर, शॉप बायर्स, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है सर, शॉप बायर से उसने शॉप बायर्स मतलब उसने शॉप्स बेचा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है सर, शॉप बायर से रॉयल्टी, रॉयल्टी कलेक्ट कर रहा है, रॉयल्टी कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों रॉयल्टी कलेक्ट कर रहा है? क्योंकि उसने बोला, क्योंकि बलदेव का ये कहना है कि देखो मैंने शॉप्स तुम्हें बनाया था, तुम्हारे लिए बनाया था, तुमको बेचा। अब इन क्योंकि मैंने बनवाया है शॉप्स, क्योंकि मैंने बनवाया है शॉप्स, तो इस शॉप से जो तुम्हारा रेवेन्यू हो रहा है, उस रेवेन्यू का कुछ पोर्शन तुम मुझे दोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बनवाया था, मैंने बनवाया था, मैंने तुम्हें बेचा, ठीक है। लेकिन अब इस शॉप से जो भी रेवेन्यू होगा उसका कुछ पोर्शन भी तुम्हें देना पड़ेगा। तो अब शॉप बायर्स, तो इन्होंने, बलदेव ने बोला शॉप बायर्स को कि मैं रॉयल्टी कलेक्ट करूंगा, लेकिन शॉप बायर्स ने क्या क्या, रॉयल्टी पे करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला देखो सर हम आपको रॉयल्टी पे नहीं करेंगे। बलदेव ने बोला नहीं, रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए शॉप्स बनाया, मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तो बदले में तुम रॉयल्टी दोगे। शॉप बायर ने क्या बोला, क्या हमने क्या हमने हमने क्या हमने वादा किया था, क्या हमने वादा किया था कि हम आपको रॉयल्टी पे? हमने तो कोई वादा नहीं किया था। अच्छा, बलदेव बोलता है नहीं मैंने तो शॉप बनाया है। तो शॉप बायर्स क्या बोलते हैं, आपने शॉप बनाया था किसके कहने पे? तुमने शॉप बनाया किसके कहने पे? दुर्गा प्रसाद के कहने पे शॉप बनाया था। क्या हमारे कहने पे शॉप बनाया था? ना ना ना। तो हमने तो वादा ही नहीं किया था कि तुम शॉप बनाओगे तो हम तुमको रॉयल्टी पे करेंगे। क्या हमने शॉप बायर्स ने ऐसा कुछ वादा किया था? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि कंसिडरेशन जो बलदेव को मिलने वाला है, कंसिडरेशन जो बलदेव को मिलने वाला है सर, क्या वो एट द डिजायर ऑफ शॉप बायर्स है? ना, क्योंकि हमने तो कोई वादा ही नहीं किया था, हमने तो कोई वादा ही नहीं किया था। तो इसीलिए यहाँ पर लॉ मेकर ने कहा कि इस केस में बलदेव जो है वो रॉयल्टी क्लेम नहीं कर सकता।
क्योंकि कंसिडरेशन जो है सर, कंसिडरेशन जो है इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर के वादे पे ही वो कंसिडरेशन शुरू होगा, मतलब कंसिडरेशन विल स्टार्ट एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड, तो ओबवियसली सर कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ठीक है। तो मतलब जो भी कंसिडरेशन है सर वो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होने वाला है। एनी एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसी इज नॉट अ कंसिडरेशन। तो सिंपल है सर, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर, और एनी कंसिडरेशन विच इज डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट अ कंसिडरेशन, ठीक है। और सर केस लॉ क्या था, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव की कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो सर हमें ये समझ में आ गया अच्छे से, हमने 3 एग्जांपल लिया सर, एक तो फायर वाला, एक हमने बाइक वाला एग्जांपल लिया, और एक हमने दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो याद रखना कंसिडरेशन जो है, जो प्रोमिसी को मिलेगा वो किसकी इच्छा पे मिलेगा, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ठीक है, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो सर ये हो गया हमारा क्लियर। हाँ सर ये तो हो गया सर हमारा क्लियर। अब सर अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल। अब सेकंड, सर पहला तो क्या, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सेकंड क्या है, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी और थर्ड पर्सन। देखो पहला तो हमने क्या बोला था कि जो कंसिडरेशन प्रोमिसी देगा वो कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कंसिडरेशन देगा कौन। सर कंसिडरेशन देगा कौन, मान लो सर मिस्टर ए, मिस्टर ए ने अपना प्रॉपर्टी बेचा। सर क्या है, प्रॉपर्टी बेचा। प्रॉपर्टी किसको बेचा बच्चों, मिस्टर बी को, और बदले में यहाँ पर मिस्टर बी क्या देगा, 10 लाख रुपए। तो कंसिडरेशन सर जो है, कंसिडरेशन जो 10 लाख रुपए का मिल रहा है, कंसिडरेशन जो मिस्टर ए को मिल रहा है 10 लाख रुपए का, वो कंसिडरेशन सर किससे मिल रहा है, फ्रॉम मिस्टर बी, मतलब फ्रॉम प्रोमिसी। सर फ्रॉम प्रोमिसी। तो कंसिडरेशन सर मस्ट मूव, क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी। अच्छा सर मान लो अगर मिस्टर बी पे नहीं करता, अगर मान लो मिस्टर सी 10 लाख रुपए, मिस्टर बी का मान लो कोई फ्रेंड है सर, फ्रेंड, और उसने सर 10 लाख रुपए पे कर दिया मिस्टर ए को। सर उसने पे कर दिया 10 लाख रुपए मिस्टर ए को। तो सर क्या ये कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, क्या कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम मिस्टर सी। आंसर इज यस। सर आंसर इज यस। मतलब कहने का मतलब सर बहुत सिंपल है, जो भी हमें कंसिडरेशन मिलेगा, ठीक है, जो भी कंसिडरेशन मिलेगा, या तो वो कंसिडरेशन प्रोमिसी दे देगा, अगर प्रोमिसी नहीं दे पाए तो थर्ड पार्टी दे देगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब देखो कंसिडरेशन मस्ट, कंसिडरेशन सर जो मूव होगा, मतलब कंसिडरेशन जो इनिशिएट होगा वो तो होगा एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब कंसिडरेशन का जो शुरुआत है वो होगा एट द डिजायर, एट द डिजायर, एट द रिक्वेस्ट या एट द नीड ऑफ प्रोमिसर। लेकिन जो कंसिडरेशन फिर मिलने वाला है वो या तो प्रोमिसी भी दे सकता है या फिर थर्ड पार्टी भी दे सकता है। तो कंसिडरेशन मतलब कोई भी दे सकता है सर, कंसिडरेशन प्रोमिसी भी दे सकता है, थर्ड पार्टी भी दे सकता है, इसीलिए हम कहते हैं सर कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड। समझ में आ रहा है, क्योंकि सर कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, लेकिन कंसिडरेशन दे कोई भी सकता है, प्रोमिसी भी दे सकता है, थर्ड पार्टी भी दे सकता है, बोथ आर वैलिड। अब इसमें सर एक केस लॉ जो हमारे इसमें बुक में है, सर क्या केस लॉ है ध्यान से सुनो, ठीक है। सर मान लो यहाँ पर ये है सर ओल्ड, कोई ओल्ड लेडी है, ठीक है, ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी। अब ओल्ड लेडी ने क्या किया था सर, उसने उसके पास कुछ प्रॉपर्टी था, और उस प्रॉपर्टी को ओल्ड लेडी ने सर क्या कर दिया था, गिफ्ट कर दिया था। गिफ्ट किसको गिफ्ट किया बच्चों, गिफ्ट किया था उसने मान लो रमैया को। किसको गिफ्ट कर दिया सर, रमैया, ठीक है, रमैया को गिफ्ट कर दिया। ओल्ड लेडी ने गिफ्ट किया एक प्रॉपर्टी रमैया को। अब और बदले में देखो, एक तो प्रॉपर्टी गिफ्ट किया सर, तो ठीक है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन है, तो अगर मान लो कोई भी तुम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन तो वो वॉइड है, वो एनफोर्सेबल नहीं है, एक दूसरे पार्टी अपने अगेंस्ट सूट वगैरह फाइल नहीं कर सकते, है ना। अब ध्यान से सुनो, लेकिन तो लेकिन ओल्ड लेडी ने क्या किया, ओल्ड लेडी ने एक रमैया को बोला, देख तुझे मैं गिफ्ट तो दे रही हूँ, लेकिन बदले में ना, बदले में तेरे को तेरे को
एन्युटी पे करना पड़ेगा। तुझे मैं गिफ्ट तो दे रही हूँ, प्रॉपर्टी तो दे रही हूँ, लेकिन बदले में तुझे एन्युटी देना पड़ेगा। एन्युटी किसको देना पड़ेगा? एन्युटी देना पड़ेगा अंकल। अंकल कौन है सर? चिन्नई, क्या नाम था उसका सर? अरे नाम तो सर भूल ही गया। नाम क्या था? चिन्नैया, हाँ ठीक है। तो एन्युटी देना पड़ेगा, मान लो महीने का 20,000 चिन्नैया को, ठीक है। तो ओल्ड लेडी ने सर बेसिकली प्रॉपर्टी दिया है और बदले में उसको बोला तू तू एन्युटी देते रहना चिन्नैया को, मेरे को नहीं, चिन्नैया को, ठीक है। तो ठीक है, रामायण बोले ठीक है, मैं एन्युटी देता रहूँ, मतलब मैं देती रहूंगी चिन्नैया को। अब ओल्ड लेडी का क्या हो जाता है सर? मान लो डेथ हो जाता है। तो डेथ जब हो जाता है, तो अब डेथ हो गया ओल्ड लेडी का, अब बचा कौन? रमैया और ये चिन्नैया। अब रमैया ने क्या किया सर? एन्युटी देना बंद कर दिया, ठीक है। तो चिन्नैया जाता है, बोलता है सर आप मुझे एन्युटी क्यों नहीं दे रहे हो? तो रमैया ने क्या बोला? रमैया ने बोला देखो मैं तुझे एन्युटी दे रही हूँ 20,000, लेकिन बदले में तूने मुझे क्या दिया? तूने तो कुछ नहीं दिया, तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन चिन्नैया फिर बोलता है अरे मैंने नहीं दिया, लेकिन ये ओल्ड लेडी ने तो तुझे प्रॉपर्टी दिया था। मतलब मैंने नहीं दिया तो क्या हुआ? ओल्ड लेडी ने दे दिया। तो कंसिडरेशन अगर मान लो मैंने नहीं दिया, प्रॉमिसी ने नहीं दिया, तो कंसिडरेशन थर्ड पर्सन ने दे दिया। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और थर्ड पर्सन। तो इसीलिए यहाँ पर इट वॉज हेल्ड कि यहाँ पर आपको 20,000 का एन्युटी देना पड़ेगा, क्योंकि कंसिडरेशन ऑलरेडी जा चुका है फ्रॉम ओल्ड लेडी। तो कंसिडरेशन चिन्नैया दे या ओल्ड लेडी दे, उसमें सर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी और थर्ड पर्सन। देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। सर ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब हालांकि सर हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर टॉपिक है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने यहाँ लिखा है, तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, मतलब स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज नॉट, सॉरी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये है, मान लो सर ए ने बाइक सेल किया, ठीक है, बी को, और बी ने वादा किया था 5 लाख रुपए पे करने को, ठीक है। अब मान लो सर अगर ए अपना बाइक नहीं बेचता, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? बी सूट फाइल करेगा। सर बी विल फाइल अ सूट, बी सूट फाइल करेगा अगेंस्ट ए। अच्छा मुझे बताओ, क्या बी का फ्रेंड, क्या बी का फ्रेंड सी, क्या वो सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट ए? आंसर इज नो। सूट कौन फाइल करेगा सर? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या सूट थर्ड पार्टी पार्टी फाइल कर सकता है ना? तो सर यहाँ इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब थर्ड पार्टी सूट फाइल नहीं कर सकता, ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट ईच अदर। तो इसीलिए स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन तो पॉसिबल है, कंसिडरेशन प्रॉमिस दे या थर्ड पार्टी दे, बोथ आर पॉसिबल, बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल। केस लॉ क्या है सर? चिन्नैया वर्सेस रमैया। थर्ड क्या है सर? एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। सर हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम है सर, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अगर दे दिया तो एग्जीक्यूटेड, देने वाले हो तो एग्जीक्यूटरी। ये हमने कल ही डिस्कस किया था, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सर कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। मतलब अगर तुमने कुछ पास्ट में अगर गुड्स बेचा है और मैं उसका पेमेंट आज करूंगा, तो गुड्स मुझे पास्ट में मिल गया, और पैसा मुझे बाद में मिलेगा, तो उसका मतलब फ्यूचर। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। एक एग्जांपल जैसे मैं समझा देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लो मिस्टर ए ने गुड्स बेचा, ठीक है, और बी को बोला कि तू पे करना 1.5 लाख, कब पे करना? आफ्टर 7 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर सर मिस्टर ए को जो कंसिडरेशन मिलने वाला है 1.5, वो क्या क्या मिलने वाला? आफ्टर 7 डेज। तो ये कंसिडरेशन क्या हो गया बच्चों? फ्यूचर कंसिडरेशन। मिस्टर बी को कंसिडरेशन क्या मिला? मिस्टर बी को तो सर गुड्स मिल गया, मिस्टर बी को गुड्स मिल गया, गुड्स मिल गया सर, गुड्स मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कंसिडरेशन क्या है सर? पास्ट, क्योंकि ऑलरेडी गुड्स मिल चुका है ना। तो इसीलिए सर यहाँ पर क्या है कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, और फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल पॉइंट है, इतना हम सर आगे चल सकते हैं। हाँ अब सर आते हैं एक इंपॉर्टेंट, एक अच्छे पॉइंट पे, कंसिडरेशन डिड नॉट बी एडिक्वेट। सर कंसिडरेशन डिड नॉट बी एडिक्वेट का मतलब क्या होता है सर? सर ये तो सर बहुत ही ईजी है सर, ये तो ईजी है सर। देखो ध्यान से सुनो चुपचाप। मिस्टर ए सर, ठीक है, मिस्टर ए ने सर क्या किया है? मान लो मिस्टर ए ने सर डिसाइड किया लैपटॉप सेल करने का, ठीक है। अब मिस्टर ए ने इस लैपटॉप का सर जो मार्केट वैल्यू था वो क्या था?
75,000, कितना मार्केट वैल्यू? 75,000। लेकिन मिस्टर बी ने सर क्या किया है, मिस्टर बी ने यहाँ पर बार्गेनिंग किया, बार्गेनिंग है ना, काउंटर ऑफर ऐसे ऐसे करके नेगोशिएट किया, और नेगोशिएट कर कुरा के सर मिस्टर ए फाइनली अग्री हो जाता है, फाइनली अग्रीड टू सेल दिस लैपटॉप एट ₹50,000। 75,000 का लैपटॉप था सर, इसका मार्केट वैल्यू 75,000 है, लेकिन हमने बेचा कितने में? 50 में। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आता है सर, यहां पर तो कंसिडरेशन क्या है? इनएडिक्वेट, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट। तो सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा? ऑब्वियसली आंसर इज नो, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा, क्योंकि सर यहाँ पर मिस्टर ए और बी ने क्या किया? म्यूचुअली म्यूचुअली यहाँ पर उन्होंने नेगोशिएट किया और दे हैव अराइव्ड टू अ म्यूचुअल कंक्लूजन कि हम लैपटॉप बेचेंगे एट 50,000। मिस्टर ए भी अग्री किया, मिस्टर बी भी अग्री किया, तो बोथ पार्टीज हैव अग्रीड। तो अगर दोनों पार्टीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लैपटॉप वो खरीदे और बेचे 50,000 रुपए में, तो तुमको क्या दिक्कत? तुमको क्या दिक्कत? तो इस केस में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हुआ तो भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो कंसिडरेशन हैव बीन अराइव्ड बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो जहां पर देखो कंसिडरेशन डिड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन 75 ही हो, जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन 75 ही हो। तो कंसिडरेशन डिड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, इट इज नॉट नेसेसरी इट शॉल बी ऑफ इक्वल वैल्यू। मतलब अगेन कि लैपटॉप का मार्केट वैल्यू 75 है तो कंसिडरेशन 75 ही होना चाहिए। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है सर पर्टिकुलर वैल्यू का हो, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि वो इक्वल वैल्यू का। तो पहला नीड नॉट बी ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू, नीड नॉट बी ऑफ इक्वल वैल्यू। सेकंड क्या है सर? एनी अग्रीमेंट हैविंग फ्री कंसेंट। हाँ, अगर सर ऑब्वियसली कंसेंट फ्री रहेगा तो उस केस में क्या है? कैनॉट बी टर्म्ड एज वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। कहने का मतलब क्या है सर? अब तुम्हें अगर 75,000 की जगह 50,000 भी मिल रहा है तो क्या अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा? आंसर इज नो। तो इसलिए लिखा हुआ है एनी अग्रीमेंट कैनॉट बी टर्म्ड एज वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, और एडिक्वेसी इज डिसाइडेड बाय द पार्टीज नॉट बाय द कोर्ट। मैंने बोला है कंसिडरेशन जो भी है वो पार्टी डिसाइड करता है, कोर्ट यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कंसिडरेशन कैन बी इनएडिक्वेट और उसके बाद भी अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज वॉइड अग्रीमेंट। लेकिन हाँ, इसमें सर एक एक चीज हो सकता है कि अगर मान लो मिस्टर ए यहाँ पर सर लैपटॉप बेचता है, ठीक है, लैपटॉप का वैल्यू मान लो 75,000 है, और बी ने क्या किया सर? बी ने यहाँ पर कोवर्शन एक्सरसाइज किया था, कोवर्शन, जिसके कारण मिस्टर ए, सर मिस्टर ए वॉज फोर्स्ड टू सेल द लैपटॉप, ठीक है, एट रुपीज मान लो 20,000। ठीक है, यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर मिस्टर बी ने कोवर्शन एक्सरसाइज किया। कोवर्शन मतलब यहाँ पर मिस्टर ए का जो कंसेंट है सर, वो यहाँ पर फ्री नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर लॉ मेकर ने क्या कहा? पहले तो लॉ मेकर ने बोला देखो कंसिडरेशन एडिक्वेट भी हो सकता है, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी हो सकता है। ठीक है, कंसिडरेशन अगर सर हम चार्ट बनाए, अगर हम चार्ट बनाए तो कंसिडरेशन जो है बच्चों वो एडिक्वेट होगा भी हो सकता है, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी हो सकता है सर। अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैलिड है। और अगर इनएडिक्वेट हुआ सर तो उस केस में चेक करना इनएडिक्वेट अगर है तो क्या कंसेंट फ्री है या नहीं है, कंसेंट फ्री है या कंसेंट फ्री नहीं है सर। अगर कंसेंट फ्री है तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैलिड माना जाएगा। अगर कंसेंट फ्री नहीं है और जिसके चलते कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा सर? वॉइडेबल, क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ, इनएडिक्वेसी माइट बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन वेदर कंसेंट वाज फ्री और नॉट। तो इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो उस केस में इट मस्ट चेक, पार्टीज मस्ट चेक वेदर कंसेंट वाज फ्री और नॉट। ठीक है, तो वही लिखा है सर, इनएडिक्वेसी माइट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग वेदर कंसेंट वाज फ्री और नॉट। ठीक है, तो अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट होता तो हम चेक करते एक बार कि कंसेंट फ्री था या नहीं। कंसेंट फ्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। हमने कहाँ पढ़ा था? यूनिट नंबर 1 में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या था? एनी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। सर अब परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। सर लीगली बाउंड टू परफॉर्म इसका मतलब क्या होता है बच्चों? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। सर हमें तो कद्दू समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया सर, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आया सर, कुछ भी नहीं समझ में आया। मतलब आपने जो भी बोला सर हमारे ऊपर से निकल गया। अब देखो ध्यान से, मिस्टर ए और मिस्टर
बी। ठीक है सर, मिस्टर ए यहां पर क्या करता है सर, हाँ मान लो मिस्टर ए ने सर, मिस्टर ए ने यहाँ पर मिस्टर बी को सिलेंडर डिलीवर किया। कितना? सिलेंडर। ये कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है सर? यहाँ पर मान लो शॉपकीपर है। ठीक है, उसने एक सिलेंडर दिया था मिस्टर बी को। कितना वैल्यू था? 900 रुपये। अब मिस्टर ये शॉपकीपर डिलीवरी बॉय जो है, वो डिलीवरी बॉय जाता है सिलेंडर लेके मिस्टर बी के पास, है ना, सिलेंडर लेके जाता है। मिस्टर बी को बोलता है देखिए ये है बिल 900 रुपये का। मिस्टर बी देखता है अच्छा ठीक है 900 रुपये, तो मिस्टर बी यहाँ पर 900 रुपये पे कर देता है। ठीक है, 900 रुपये पे कर दिया, सिलेंडर मिल गया और बदले में 900 रुपये दे दिया। ठीक है, अब डिलीवरी बॉय बोलता है देखो आपने 900 रुपये तो दिया ठीक है, लेकिन अब देखो मैं इतना मेहनत से आया हूँ, है ना, मैं साइकिल से आया हूँ, इतना दूर से, इतना गर्मी में आया हूँ, तो मेरे को ना 50 रुपये का एक टिप दे दो, टिप टिप दे दो मेरे को 50 रुपये का। मिस्टर बी क्या बोलेगा? मिस्टर बी बोलेगा देखो मुझे क्या पे करना था, मुझे तो पे करना, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर ए के साथ, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है? टू पे 900। ये एक्स्ट्रा 50 रुपीज मैं थोड़ी ना दूंगा। आई एम नॉट, क्या बोलते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ वादा नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ वादा किया 900 रुपये पे करने का, और तुम ये 50 रुपये जो मांग रहे हो, ये तो मैंने कुछ तुमसे बोला नहीं था कि मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। मैंने तो बस वादा किया था कि हम 900 रुपये देंगे और सिलेंडर लेंगे। तो यहाँ पर जो तुम एक्स्ट्रा 50 मांग रहे हो उसके लिए मिस्टर बी लायबल नहीं होगा। तो मिस्टर बी लायबल नहीं होगा, इसलिए क्या लिखा हुआ सर? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। कहने का मतलब क्या है सर? डिलीवरी बॉय का तो काम ही था डिलीवरी करना, काम ही है उसका डिलीवरी करना, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि बी यहाँ पर एक्स्ट्रा 50 रुपीज देगा। उसका तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है डिलीवर करना। मैंने तो वादा किया था मैं 900 दूंगा, अब इस 900 के अंदर ही जो डिलीवरी बॉय को मिलेगा वो मिलेगा। तो यहाँ पर डिलीवरी बॉय जो डिलीवरी कर रहा है उसका काम है सर, उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी ना मांग सकता है, क्योंकि उसका तो वो काम है। तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, मतलब डिलीवरी बॉय का काम ही है डिलीवरी करना, तो उसके लिए वो मेरे से एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी ना मांग सकता है सर। तो परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म कैन नॉट बी अ कंसिडरेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी अ कंसिडरेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। इसका सर एक और एग्जांपल हो सकता है, मान जैसे जो तुम्हारे इसमें लिखा हुआ है क्या बच्चों, स्टडी मैट में, मान लो सर मिस्टर ए यहाँ पर कौन है? बिजनेसमैन है। ठीक है, और यहाँ पर मिस्टर बी कौन है बच्चों? लॉयर है, लॉयर। अब मिस्टर बिजनेसमैन, इस बिजनेसमैन ने वादा किया था कि देख अगर तू अगर मेरे लिए केस लड़ेगा तो मैं तुझे 5 लाख दूंगा। ठीक है, 5 लाख पे करूंगा और बदले में तेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मेरे लिए केस लड़ना पड़ेगा। ठीक है, केस यहाँ पर तुझे फाइट करना पड़ेगा और बदले में मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो मिस्टर बी का कंसिडरेशन 5 लाख है और मिस्टर ए का कंसिडरेशन क्या है कि केस केस लड़ रहा है मिस्टर बी, तो वो कंसिडरेशन हो गया मिस्टर ए का। अब यहाँ पर क्या होता है सर? ये केस लड़ता है, केस लड़ता है, केस लड़ता है, और मिस्टर बी सर ये केस मिस्टर ए के लिए जीत जाता है। मिस्टर बी जो है ये केस मिस्टर ए के लिए जीत जाता है। ठीक है, अब ये केस जीत गया मिस्टर ए ने। अब मिस्टर बी क्या बोलता है? सर आपने केस जीत गया तो अब इसके लिए मैं आपसे 2 लाख रुपए और लूंगा। मिस्टर ए बोलता है बक, 2 लाख किस बात का भाई, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं 5 लाख लूंगा। मिस्टर बी बोलता है नहीं हमने तो केस जीता है ना, तो जीतने का एक्स्ट्रा 2 लाख। अरे मिस्टर ए ने बोला भाई तेरा काम ही था केस जितवाना, तेरा काम ही है केस जितवाना, केस लड़ना मेरे लिए, तो एक्स्ट्रा 2 लाख किस बात का, मैंने तो कुछ कमिट नहीं किया था। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अब क्या यहाँ पर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि तुम्हारा ड्यूटी था केस लड़ना और तुम केस जीते, तो इसके लिए मैं थोड़ी ना तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा। तो परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म कैन नॉट बी अ कंसिडरेशन। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म कैन नॉट बी अ कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या था सर? मान लो मिस्टर ए ने सर यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचा और बदले में बी ने क्या बोला? बी ने बोला मैं तुझे प्रेसिडेंट बना दूंगा कल सुबह, कल सुबह तुम्हें प्रेसिडेंट बना दूंगा। तो मिस्टर बी को सर जो प्रॉपर्टी मिल रहा है, मिस्टर बी का जो कंसिडरेशन है वो तो क्या है सर? वैलिड है, वो तो रियल है। लेकिन मिस्टर ए को जो कंसिडरेशन मिल रहा है कि प्रेसिडेंट बन जाएगा, ये क्या ये कंसिडरेशन इल्यूजरी है सर? आंसर इज यस। ऐसा तो थोड़ी ना प्रेसिडेंट तुम बन जाओगे, किसी के कहने पे थोड़ी ना बन जाओगे सर। तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए, नॉट इल्यूजरी, मतलब एनीथिंग विच इज इम्पॉसिबल।
फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल, तो इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। उसके बाद सर कंसिडरेशन ये हमने पढ़ा था सर, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल मतलब सर क्या, इलीगल नहीं होना चाहिए। इमोरल मतलब कि जहां पर जैसे डिवोर्स कराने का 50 लाख रुपए, डिवोर्स कराने का 50 लाख रुपए, या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब ब्राइब, घूस वगैरह देना, तो ये सब क्या है सर, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सर ये होता है हमारे कुछ एसेंशियल फीचर्स ऑफ कंसिडरेशन। तो सर पहला पहला मतलब जो हमारा फर्स्ट फीचर है सर, फर्स्ट क्या था कि कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। कंसिडरेशन प्रॉमिसी भी दे सकता है, थर्ड पार्टी भी दे सकता है सर। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटर भी हो सकता है सर। कंसिडरेशन रियल एंड इल्यूजरी होगा, अनलॉफुल इमोरल वगैरह नहीं होगा। और उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, और कंसिडरेशन मे बी एडिक्वेट मे बी इनएडिक्वेट, बट हाँ चेक करना कि कंसेंट मस्ट बी फ्री। ठीक है, अब सर हमने पढ़ा था कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल, है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल है सर, एक एग्जांपल देखो ध्यान से। ठीक है, मान लो मिस्टर ए, ठीक है, और ये मिस्टर बी। सर मिस्टर बी को यहाँ पर पे करना था, पे कितना पे करना था, 10 लाख रुपीज। मिस्टर बी को पे करना था 10 लाख रुपीज, और मिस्टर बी को सर यहाँ से मिस्टर सी को पे करना था अगेन, कितना, 10 लाख रुपीज। किसको, मिस्टर बी को। तो मिस्टर सी को पे करना है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी को पे करना है मिस्टर ए को। अब मिस्टर बी ने क्या बोला, ठीक है, तो यहां पर से देखो, अब मिस्टर ए और बी क्या है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, और मिस्टर बी एंड सी ये एक अलग पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहां पर सर अगर मान लो मिस्टर बी पे नहीं करता मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर बी, मिस्टर ए कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर बी। अब मान लो सर मिस्टर मिस्टर बी ने क्या बोला सी को, कि तू मुझे पे नहीं करके एक काम करना, तू डायरेक्टली पे कर देना। किसको पे कर देना, डायरेक्टली पे कर देना 10 लाख रुपीज टू मिस्टर ए, मुझे मत पे करना, डायरेक्टली पे कर देना। मिस्टर बी ने किसको बोला, सी ने। अब मान लो अगर सी पे नहीं करता, अगर सी पे नहीं करता, तो क्या मिस्टर ए कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर सी, आंसर इज नो। क्योंकि सी कौन है सर, सी तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका स्ट्रेंजर कौन है, सी। तो अगर सी ने पेमेंट नहीं किया, तो क्या मिस्टर ए कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट सी, आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो इसलिए सर यहाँ पर क्या, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि तुम थर्ड पार्टी जो है मतलब क्या करें, थर्ड पार्टी वगैरह जो है सर उसके ऊपर तुम सूट फाइल नहीं कर सकते, या थर्ड पार्टी के ऊपर हम सूट वगैरह फाइल नहीं कर सकते। तो कंसिडरेशन देखो, कंसिडरेशन थर्ड पार्टी दे सकता है, कंसिडरेशन तो दे सकता है, मिस्टर सी कैन पे 10 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सी ने पे नहीं किया, क्या हम उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं, आंसर इज नो। तो कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू, ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ईच अदर, द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। हाँ, इसी को हम कहते हैं सर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, क्योंकि स्ट्रेंजर ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल, इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। मतलब दोनों पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली स्यू ईच अदर, थर्ड पार्टी के ऊपर ना तो तुम स्यू कर सकते हो और ना थर्ड पार्टी तुमको स्यू कर सकता है। ठीक है, लेकिन सर अब क्योंकि लॉ है तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं सर, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। तो सर एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं, अब एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला एक्सेप्शन सर, सबसे पहला एक्सेप्शन जो हम समझेंगे, ठीक है, मान लो मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए ने क्या किया, मान लो सर मिस्टर ए ने एक ट्रस्ट बनवाया, क्या बनवाया, ट्रस्ट, ठीक है, और ये ट्रस्ट में उसने क्या किया, अपना उसके पास जो भी एसेट्स था वो उसने अपने क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूट किया ट्रस्ट पे, मतलब उसने अपने ट्रस्ट में वो सब एसेट्स वगैरह इन्वेस्ट किया, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूट किया इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। और इस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए, मतलब एसेट्स वगैरह तो डाल दिया ट्रस्ट में, अब इस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए, इस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए उसने किसको रखा सर, मान लो मिस्टर बी को रखा। तो बी कौन है सर, ट्रस्टी, जो उस एसेट्स को मैनेज करेगा, मतलब जो ट्रस्ट को चलाएगा। और मिस्टर ए जिसने अपना एसेट्स कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द ट्रस्ट, तो मिस्टर ए को हम क्या कहते हैं सर, ट्रस्टर या सेटलर, ट्रस्टर या सेटलर।
जो अपना एसेट्स को कंट्रीब्यूट करता है वो ट्रस्ट को जो कंट्रीब्यूट करता है वो ट्रस्टर, और ट्रस्ट के एसेट्स को जो मैनेज करता है वो ट्रस्टी। मतलब इसको हम डायरेक्टर, जैसे कंपनी में डायरेक्टर होते हैं वैसे ट्रस्ट में ट्रस्टी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सर क्या है, ट्रस्ट में एसेट्स वगैरह मैनेज करा, ठीक है। और मिस्टर ए ने बोला था मिस्टर बी को, देख मिस्टर ए ने यहाँ पर बोला था बी को कि अगर मैं मर जाऊं तो ये सारा एसेट्स वगैरह तू मेरी बेटी को दे देना, जो मिसेस सी है, ठीक है। मेरी बेटी को दे देना ये सारा एसेट्स वगैरह। ये क्या करते हैं, मिस्टर ए ने यहाँ पर सर क्या कहते हैं, जब ट्रस्ट बनवाया था, है ना, जब वो ट्रस्ट बनवाया था तो यहाँ पर उन्होंने एक अग्रीमेंट वगैरह बनाया था, और मिस्टर ए ने यहाँ पर बोला था बी को कि ऑन माई डेथ, है ना, ऑन माई डेथ ये सारा प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है ये तू हैंड ओवर कर देना मिस सी को, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सब उसको हैंड ओवर कर देना। अब यहाँ पर क्या होता है सर, ए का यहाँ पर डेथ हो जाता है। जब ए का डेथ होता है, अब सी जो उसकी डॉटर है वो जाती है प्रॉपर्टी मांगने, और मिस्टर बी मना कर देता है। मिस्टर बी बोलता है मैं तुझे क्यों प्रॉपर्टी दूं, और मिस्टर बी क्या बोलते हैं, देख तू तो थर्ड पार्टी है, यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट मी, क्योंकि थर्ड पार्टी तो सूट फाइल नहीं कर सकती। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, ए एंड बी के बीच में। लेकिन यहाँ पर लॉ ने डिसाइड किया है कि मिसेस सी कौन थी, बेनिफिशियरी, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी मिलने वाला था। प्रॉपर्टी अल्टीमेटली किसको मिलने वाला था, बेनिफिशियरी को। तो बेनिफिशियरी इवन दो थर्ड पार्टी है सर, बेनिफिशियरी इवन दो थर्ड पार्टी है, कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर बी। तो सर इन केस ऑफ ट्रस्ट के केस में देखो, a beneficiary can enforce his right, beneficiary मतलब Mrs. C can enforce his right to receive the property under trust even though she was not party to a contract between settler and trustee, मतलब between Mr. A and Mr. मतलब Mr. A और B के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें Mr. C was not a party, लेकिन Mr. C कौन थी, बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी अपना हक पाने के लिए उस राइट को एनफोर्स कर सकती है इवन दो शी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इन केस ऑफ ट्रस्ट याद रखना, बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट इवन दो शी इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है सर। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। सर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सर ये हमारे धर्मेंद्र जी, ठीक है। अब धर्मेंद्र जी ने क्या किया सर, अपने प्रॉपर्टी का उन्हें पता था कि कभी ना कभी तो मुझे ऊपर जाना ही है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ही एक वसीयत बना दिया, वसीयत विल बना दिया। और उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया। कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने दे दिया सनी को, और कुछ प्रॉपर्टी उसने दे दिया बॉबी को, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टी सनी को चला गया, 50% मान लो सनी को चला गया, और 50% प्रॉपर्टी बॉबी को चला गया। ये उन्होंने क्या बनाया, वसीयत बनाया, वसीयत विल, ठीक है, विल बनाया और प्रॉपर्टी बंटवारा कर दिया। और बदले में धर्मेंद्र ने बोला था देख मैं तुम दोनों को प्रॉपर्टी बंटवारा कर रहा हूँ, लेकिन बदले में धर्मेंद्र ने उनसे एक वादा लिया कि तुम दोनों को, सनी को और बॉबी को, दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को, सनी को 50,000 रुपी और बॉबी को भी 50,000 रुपी, ठीक है, पे करना पड़ेगा। किसको, हेमा को। किसको पे करना पड़ेगा, हेमा को। ये धर्मेंद्र ने बॉबी और सनी से वादा लिया था कि 50,000 रुपये पे करना हेमा को 50,000 दोनों पे करना। और ये उसने वादा लिया था धर्मेंद्र ने। अब धर्मेंद्र का जब डेथ हो जाता है तो इन्होंने क्या किया, पैसा नहीं दिया हेमा को। इन्होंने बोला देखो कॉन्ट्रैक्ट तो धर्मेंद्र के साथ हुआ था, तुम तो थर्ड पार्टी हो, तो थर्ड पार्टी कैन नॉट फाइल अ सूट, तुम हमारे अगेंस्ट केस नहीं कर सकती हो, हम पैसा नहीं देंगे। तो यहाँ पर लॉ ने डिसाइड किया नहीं, इस केस में याद रखना, थर्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट। कौन से केस में, फैमिली सेटलमेंट। तो याद रखना, अगर फैमिली सेटलमेंट अगर राइटिंग में हो, तो those members of family who are not a parties may enforce the agreement, enforce मतलब file a suit, तो बेनिफिशियरी भी अपना राइट एनफोर्स कर सकते हैं, और मेंबर्स ऑफ फैमिली हु आर नॉट अ पार्टी कैन आल्सो एनफोर्स, मतलब हेमा कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट, और वो 50,000 रुपए रिकवर कर सकती है फ्रॉम बॉबी एंड सनी। तो सर ये भी हमें समझ में आ गया। अब आते हैं सर फैमिली अरेंजमेंट, ठीक है। अब सर मान लो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, ये है रणबीर, नहीं सर एक मिनट, हम थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल सर ये मिस्टर ए है और ये है मिसेस ए, ठीक है। सर ये दोनों, ये हस्बैंड और ये वाइफ।
अब सर इन दोनों के बीच में क्या हो गया था, मान लो सर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, ठीक है। पहले तो सर प्यार था, लव मैरिज हुआ था, लेकिन अब तुम्हें पता ही है शादी के बाद क्या होता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो गया सर, फाइट हो गया, ठीक है। मतलब मिस्टर ए ने सर मान लो कुछ क्या बोलते हैं मिसेस ए को मारा पीटा होगा, हरास किया होगा, इल ट्रीट किया होगा, ठीक है। तो मिस्टर ए ने यहाँ पर मान लो सर इल ट्रीट वगैरह किया, तो इसको हम लिख लेते, ठीक है। ठीक है सर, मिस्टर ए ने यहाँ पर इल ट्रीट किया मिसेस ए को। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो मिसेस ए के सर जो फादर है ना, फादर फादर को पता चलता है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। तो फादर क्या करता है, फादर यहाँ पर जाता है मिस्टर ए के पास, ठीक है, और बोलता है देख तू मुझे वादा कर कि तू हर महीने, क्योंकि तुम लोग तूने तूने उसके साथ जो भी किया है, अब तुझे हर हर महीने 20,000 रुपये देना पड़ेगा, हर महीने 20,000 रुपये देना पड़ेगा मिसेस ए को। ये वादा फादर ने लिया था मिस्टर ए से, ठीक है। तो मिस्टर ए ने बोला ठीक है, मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया, ठीक है, कि मैं 20,000 रुपये दूंगा, मैं 20,000 रुपये दूंगा। ये प्रॉमिस किया था किसने, मिस्टर ए ने, कि मैं 20,000 दूंगा टू मिसेज ए। किसको प्रॉमिस किया था, फादर को प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, मिस्टर ए और फादर के बीच में, कि उसके बेटी को हर महीना 20,000 रुपये देता रहुआ। क्यों किया था, क्योंकि मिस्टर ए ने इल्ट्रेट किया था, तो बदले में मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया कि मैं 20,000 रुपये दूंगा मिसेज ए को। अब फादर का मान लो सर डेथ हो जाता है, तो ये पैसा देने से मना कर देता है, ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और फादर के बीच में हुआ था, तो तुमको पैसा नहीं दूंगा। तो मिसेज ए कहती है कि देख, मिसेज ए ने फिर क्या कहा यहाँ पर, इवन दो वो थर्ड पार्टी है, इवन दो वो थर्ड पार्टी है, स्टिल शी कैन एनफोर्स दी अग्रीमेंट। क्यों, इन केस ऑफ मैरिज सेटलमेंट। तो मैरिज सेटलमेंट के केस में देखो, अ प्रोविजन में बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन, मतलब बेनिफिट ऑफ मिसेज ए। तो उस केस में सच मतलब मिसेज ए कैन फाइल द सूट इवन दो शी इज नॉट अ पार्टी टू द अग्रीमेंट। तो मतलब एनी, मतलब कहने का मतलब एनी प्रोविजन मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, सच पर्सन में फाइल अ सूट और मे एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो शी इज नॉट अ पार्टी टू द अग्रीमेंट, ठीक है। तो तीन केस है, ट्रस्ट के केस में, फैमिली सेटलमेंट के केस में, मैरिज अरेंजमेंट्स के केस में तुम एनफोर्स वगैरह कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, या सूट वगैरह फाइल कर सकते हो इवन दो यू आर नॉट अ पार्टी टू द अग्रीमेंट। क्लियर है। अब मान लीजिए सर हमारा आता है फोर्थ केस। सो फोर्थ केस में क्या हुआ, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या है सर, मान लो फॉर एग्जांपल सर मिस्टर ए, ठीक है। अब मिस्टर ए सर वो अपना प्रॉपर्टी सेल करने वाला है मिस्टर बी, और बदले में प्रॉपर्टी सेल करेगा किसको बच्चों, मिस्टर बी को। और बी ने वादा किया था, बी ने सर यहाँ पर वादा किया है मिस्टर ए को, क्या वादा किया सर, कि वो पे करेगा, कितना पे करेगा, 10 लाख रुपीज। ये वादा मिस्टर बी ने किया था मिस्टर ए, ठीक है। अब मिस्टर बी ने क्या क्या, अपना जो मिस्टर बी का राइट, मतलब मिस्टर बी का कंसिडरेशन क्या है, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मिस्टर बी को जो मतलब क्या कर, मिस्टर बी को जो कंसिडरेशन मिलने वाला है, उस कंसिडरेशन को उसने क्या कर दिया, असाइन कर दिया, असाइन कर दिया टू मिस्टर सी। मतलब उसने बोला कि ये जो प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाला है, ये प्रॉपर्टी मैं मिस्टर सी को दे दूंगी, ये प्रॉपर्टी मैं मिस्टर सी को दे दूंगी। तो यहाँ पर अब मान लो अगर मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी सेल नहीं किया, तो क्या मिस्टर सी यहाँ पर सर केस फाइल कर सकता है, आंसर इज यस। देखो नॉर्मली मिस्टर सी थर्ड पार्टी है, केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने अपना राइट, अगर तुमने अपना हक को असाइन कर दिया, असाइन मतलब ट्रांसफर कर दिया किसी और को, तो फिर वो पर्सन केस फाइल कर सकता है। तो अगर बेनिफिट हैज बीन असाइंड, असाइंड मतलब बेनिफिट हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो उस केस में असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, बट सच असाइनमेंट शॉल नॉट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल। सर ये क्या है, ये पर्सनल स्किल हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर एनी बेनिफिट विच हैज बीन असाइंड टू टू अनदर पार्टी, देन सच असाइनी मतलब सच बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या आता है सर, अक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। सर ये अक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल क्या होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो मान लो सर जैसे मिस्टर, जैसे मान लो सर ये है रणबीर, ठीक है। अब रणबीर को क्या था सर, रणबीर को 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सर यहाँ पर पे करना था, किसको पे करना था,
पे करना था रणवीर को। किसको पे करना था? रणवीर को। तो रणवीर को 1 लाख रुपए पे करना है रणवीर को। ठीक है सर, मतलब कंसिडरेशन है, रणवीर को यहाँ 1 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन रणवीर जी, सर रणवीर जी तो क्या है, थाईलैंड में है, वो थाईलैंड चले गए थे। ठीक है, अब रणवीर क्या करता है, रणवीर जब रणवीर बोलता है रणवीर को कि देखो 1 लाख रुपए मुझे देना है। रणवीर बोलता है मैं तो थाईलैंड में हूँ, तो तू एक काम कर। ठीक है, रणवीर बोलता है एक काम कर, ये जो पैसा है, ये जो पैसा है ना तू, ये पैसा तू एक काम कर, दीपिका को दे दे। किसको दे दे? दीपिका को दे दे। ठीक है, क्योंकि मैं तो थाईलैंड में हूँ, तो तू ये पैसा दीपिका को दे दे। ठीक है, तो रणवीर रणवीर जाता है दीपिका के पास और बोलता है कि मैम, रणवीर जी तो बाहर है, तो रणवीर जी ने बोला है कि 1 लाख रुपए आप रख लो। दीपिका बोलते वाह वाह, ये 1 लाख रुपए मेरा है, ये 1 लाख रुपए मेरा है। ये दीपिका ने बोला, रणवीर ने बोला नहीं, 1 लाख रुपए आपका नहीं है, ये 1 लाख रुपए रणवीर का है, 1 लाख रुपए रणवीर का है। लेकिन रणवीर जी ने बोला है कि आप ही 1 लाख रुपए रिसीव कर लो। ठीक है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, तो दीपिका बोलती है अच्छा अच्छा ऐसा बात है क्या, ठीक है। तो रणवीर क्या करता है, रणवीर को फोन करता है और दीपिका को बोलता है कि आप रणवीर को एक बार कंफर्म कर दो, आप रणवीर को कंफर्म कर दो, मतलब अक्नॉलेज कर दो कि आपने रिसीव कर लिया 1 लाख। तो दीपिका फोन करती है, मतलब रणवीर ने फोन किया था, तो दीपिका ने बोला कि हाँ, दीपिका ने बोला हाय रणवीर, मैं अक्नॉलेज करती हूँ, मतलब मैं कंफर्म करती हूँ कि मैंने तुम्हारे बिहाफ में 1 लाख रुपये रिसीव किया। ये दीपिका ने कंफर्म कर दिया रणवीर को, मैंने 1 लाख रुपए रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो ये पैसा रणवीर दे के चला जाता है। अब दीपिका क्या करती है सर, ये पैसा लेके हो जाती है गायब, ये हो जाती है गायब। जब रणवीर आता है थाईलैंड से वापस, तो बोलता है दीपिका कहाँ है, दीपिका दीपिका गायब। अब दीपिका गायब सर 1 लाख लेके। अब यहाँ पर क्या होता है, मुझे बताओ, क्या सर यहाँ पर रणवीर, क्या यहाँ पर रणवीर दीपिका के ऊपर केस फाइल कर सकता है क्या सर? क्योंकि सर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रणबीर और रणवीर है, लेकिन यहाँ पर क्या दीपिका के ऊपर वो केस फाइल कर सकता है? तो यहाँ पर दीपिका ने, देखो दीपिका इज अ थर्ड पार्टी, दीपिका तो थर्ड पार्टी है, क्योंकि पेमेंट किसको करना था, कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ था, पेमेंट रणबीर को करना था, रणवीर को। लेकिन दीपिका ने यहाँ पर कंफर्म किया था, अक्नॉलेज किया था कि आई एम रिसीविंग ऑन बिहाफ ऑफ रणवीर। तो अगर दीपिका भाग जाती है तो रणवीर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट दीपिका, तो रणवीर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट दीपिका। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेर अ promiser acknowledges himself as an agent of third party। सुनो ध्यान से, promiser acknowledges himself as an agent of third party, it would result in a binding obligation towards third party। कहने का मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पर दीपिका दीपिका बेसिकली क्या है, और रिसीव कर रही है 3 लाख ऑन बिहाफ 1 लाख ऑन बिहाफ ऑफ रणवीर। तो उस केस में याद रखना, क्योंकि दीपिका ने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, कंफर्म कर दिया, मतलब अक्नॉलेज कर दिया है। तो अगर अक्नॉलेज कर दिया तो उस केस में फिर दीपिका को यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा वो 1 लाख रुपी टू रणवीर। ठीक है, वो पैसा हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, प्रोमिसर अक्नॉलेजेस हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, मतलब दीपिका ने प्रॉमिस किया था कि वो 1 लाख रुपये पे करेगी टू किसको, सर टू किसको, टू रणवीर को। तो वो बेसिकली क्या, रणवीर की एजेंट हो गई, एजेंट हो गई ना, क्योंकि 1 लाख हैंड ओवर करेगी। लेकिन फिर उसने हैंड ओवर नहीं किया, तो इट विल रिजल्ट इन अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स रणवीर, टुवर्ड्स रणवीर। समझ में आ रहा है? तो एनी प्रॉमिसर, मतलब दीपिका अगर एक्नॉलेज करती है कि शी इज एन एजेंट, मतलब शी इज रिसीविंग 1 लाख ऑन बिहाफ ऑफ, शी इज रिसीविंग 1 लाख ऑन बिहाफ ऑफ रणवीर, तो उस केस में फिर उसे 1 लाख रुपये पे करना पड़ेगा। अगर वो पे नहीं करती तो रणवीर कैन फाइल अ सूट ऑन दीपिका। तो एक्नॉलेजमेंट समझ में आया या फिर स्टॉपल, एक ही बात है। अब सर क्या है, अब दो चीज बताए, दो चीज बचा है सर, एक तो कोवेनेंट और एक एजेंट। अब ये कोवेनेंट क्या होता है सर, कोवेनेंट, इसके ऊपर सर हमारे क्वेश्चंस भी है 2-3 कोवेनेंट के ऊपर। सर मान लो मिस्टर, ये है मिस्टर धोनी, कौन है सर, मिस्टर धोनी। सर मिस्टर धोनी ने क्या कर दिया, मिस्टर धोनी ने, ठीक है, उसने अपना प्रॉपर्टी बेचा किसको, मिस्टर रोहित को। ठीक है, और क्या बोला कि देख ये प्रॉपर्टी टोटल 10 एकड़ का है, इसमें से 1 एकड़, ये जो 1 एकड़ है ना, 1 एकड़ ये, और बाकी 9 एकड़। ठीक है, तो ये 9 एकड़ जो है ना, ये तू यूज कर सकता है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो 1 एकड़ है ना, ये तू यूज मत करना। ठीक है, ये तू यूज मत करना। और ये जो है, ये बेसिकली मैंने अपने
किसके लिए रखा है? अपने डॉटर के लिए रखा है। धोनी जी ने बोला मैंने अपने डॉटर के लिए रखा है ये 1 एकड़। ठीक है सर। अब मान लो फॉर एग्जांपल सर धोनी जी का मान लो सर क्या हो जाता है, ऐसा ना हो कभी, मान लो धोनी जी का डेथ हो जाता है सर, है ना। अब मिस्टर रोहित क्या करता है सर, मिस्टर रोहित को क्या मिला था, 9 एकड़ का जमीन मिला, मतलब ये जमीन मिला था, उसमें से 9 एकड़ ही वो यूज कर सकता है। बाकी उसमें कंडीशन क्या था, ये 1 एकड़ वो यूज नहीं कर सकता है। 1 एकड़ किसके लिए है? डॉटर के लिए। डॉटर मतलब मिस्टर धोनी की जो सक्सेसर है उसके लिए, ठीक है। लेकिन 9 एकड़ वो यूज कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम। 10 एकड़ मतलब 1 एकड़ यूज नहीं कर सकता, 1 एकड़ उसके डॉटर के लिए। लेकिन रोहित क्या करता है सर, पूरा का पूरा 10 एकड़, पूरा का पूरा 10 एकड़ यूज करता है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। तो यहाँ पर डॉक्टर ने बोला अरे 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 रोहित, नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि 1 एकड़ धोनी ने मेरे लिए रख के गए, तो तुम ये 10 एकड़ यूज नहीं कर सकते इंडस्ट्रियल पर्पज, तुम 9 एकड़ यूज करो। रोहित ने बोला अरे मैंने तुम्हारे अगेंस्ट थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट धोनी जी के साथ किया था, और तुम तो थर्ड पार्टी हो, तुम तो थर्ड पार्टी हो, तो तुम मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर लॉ ने क्या बोला, लॉ ने यहाँ पर बोला कि एनी पर्सन हु परचेजेस लैंड with a notice that the owner is bound by certain duties affecting the land। मतलब कहने का मतलब है, अगर तुम कोई जमीन खरीद रहे हो और तुम्हें पता है कि ओनर ने उस जमीन के ऊपर कुछ कंडीशन रखा है, क्या रखा है, कुछ कंडीशन रखा है, तो फिर वो जो रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन कोवेनेंट मे बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर। मतलब धोनी जी सेलर थे, रोहित जी बायर थे, तो धोनी जी की जो सक्सेसर है, successor can enforce her right against such land। तो एनी पर्सन मतलब सर एनी पर्सन जो लैंड खरीद रहा है और उसे पता है कि इस लैंड के ऊपर कुछ कंडीशंस रखा गया है, ठीक है, तो उस केस में वो कंडीशंस कैन बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर, इवन दो सक्सेसर क्या है, थर्ड पार्टी है, इवन दो थर्ड पार्टी है, शी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब शी कैन फाइल द सूट, ठीक है। और सर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एजेंट। अब सर ये हालांकि हम प्रिंसिपल एजेंट में ये टॉपिक ऑलवेज आने वाला है, लेकिन फिर भी सर मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला था प्रॉपर्टी बेचो टू कस्टमर, प्रॉपर्टी बेचना है कस्टमर को। अब कस्टमर यहाँ पर पैसा देगा, कस्टमर यहाँ पर सर पैसा देगा किसको, कस्टमर पेमेंट करेगा, ठीक है, एजेंट को, और एजेंट फिर पे करेगा किसको, प्रिंसिपल को। अब मान लो सर एजेंट ने प्रॉपर्टी तो बेच दिया प्रिंसिपल के बिहाफ में, लेकिन कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया। अब कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया तो क्या प्रिंसिपल कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट कस्टमर? आंसर इज यस, आंसर इज यस। क्योंकि सर ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर एजेंट अल्टीमेटली किसके लिए काम कर रहा है, प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट, क्या बोलते हैं, अगेंस्ट कस्टमर। तो अगर कस्टमर अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा तो प्रिंसिपल कैन फाइल अ सूट, है ना। तो वहां पर सर वही लिखा, प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है, एंटर्ड बाय एजेंट प्रोवाइडेड एजेंट हैज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। ऑब्वियसली सर यहाँ पर एजेंट हैज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। तो इस केस में याद रखना प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना प्रिंसिपल जो है वो सूट वगैरह फाइल कर सकता है कस्टमर के अगेंस्ट, प्रोवाइडेड एजेंट हैज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर हुआ। अब सर लास्ट टॉपिक जो बचा है कंसिडरेशन का, हमने पढ़ा था सर अगर अग्रीमेंट या में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा सर, वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एनी अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, दस नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट हाउएवर सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जहां पर अगर कंसिडरेशन नहीं है उसके बाद भी वो अग्रीमेंट माना जाएगा वैलिड एंड एनफोर्सेबल, मतलब दैट अग्रीमेंट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इवन दो कंसिडरेशन नहीं है। सर पहला केस एक बार सर हम पढ़ लेते उसका देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एनी अग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज एनफोर्सेबल। अग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जैसे मान लो सर फॉर एग्जांपल, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा बात। तो मान लो सर फॉर एग्जांपल ये फादर है और ये डॉटर है। हमने पढ़ा था अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, वॉइड होता है सर। लेकिन अब मान लो सर फादर ने डिसाइड किया एक, क्या बोलते हैं, अपना प्रॉपर्टी गिफ्ट करना, किसको, डॉटर को। तो फादर ओब्वियसली सब फादर एंड डॉटर के बीच में क्या है, ओब्वियसली नेचुरल लव एंड अफेक्शन है ना, क्योंकि फादर एंड डॉटर है, ठीक है। सर रिलेशन भी क्या है, नियर रिलेशन है, नियर रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद सर उन्होंने जो प्रॉपर्टी गिफ्ट दिया वो प्रॉपर्टी क्या है, रिटर्न है।
एंड वो प्रॉपर्टी गिफ्ट रजिस्टर्ड भी है सर। तो इस केस में लॉ ने क्या कहा कि अगर, अब यहाँ पर देखो एक्चुअल में कोई कंसिडरेशन है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन लॉ ने कहा अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट होता है जहां नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, पार्टीज नियर रिलेशन में, अग्रीमेंट रिटर्न है और रजिस्टर्ड है, तो उस केस में हम इस क्या बोलते हैं, इस गिफ्ट को, मतलब ये जो प्रॉपर्टी तुमने गिफ्ट किया, इस अग्रीमेंट को हम क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप, मस्ट बी इन राइटिंग एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड। सर क्या सारा कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए? आंसर इज यस। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होता देन इट इज नॉट अ वैलिड अग्रीमेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सर फादर और डॉटर के बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि वो प्रॉपर्टी गिफ्ट करेंगे डॉटर को, नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, नियर रिलेशन रिटर्न भी था, लेकिन अब मान लो सर रजिस्टर्ड नहीं हुआ। मान लो फादर का कोई एक्सीडेंट हो गया और जिसके कारण वो अपना उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं, मतलब उस जो प्रॉपर्टी गिफ्ट करने वाला है डॉटर को, वो रजिस्टर नहीं हुआ। अब अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर याद रखना इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। याद रखना ऑल द कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। नेचुरल लव होना चाहिए, स्टैंड इन रिलेशनशिप, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। जैसे मान लो फादर डॉटर हो सकता है, हस्बैंड एंड सन हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना अगर कोई हस्बैंड एंड सॉरी क्या बोलते हैं, फादर एंड डॉटर हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं। अगर मान लो हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग सेपरेटली, अगर हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग सेपरेटली, तो उस केस में याद रखना उस केस में फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता। मतलब कहने का वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि दे आर लिविंग सेपरेटली, ठीक है। दे आर लिविंग, दे मस्ट बी लिविंग, मतलब दे मस्ट बी लिविंग टुगेदर, तभी जाके वो नेचुरल लव एंड कंडीशन फुलफिल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है सर, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला केस है जहां पर हम एक पर्सन गिफ्ट करता है अपने किसी और पर्सन को, जिनके बीच में रिलेशनशिप है, लव एंड अफेक्शन है, राइटिंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी जाके ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, इवन दो कंसिडरेशन इज नॉट देयर, ठीक है। तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। मतलब अगर तुमने गिफ्ट नहीं दिया तो सामने वाला पार्टी केस कर सकता है। नॉर्मली तो कंसिडरेशन नहीं है तो केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला केस है तो उस केस में अगर कंसिडरेशन नहीं है उसके बाद भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट सर सेकंड क्या, अब एक बार से इसके लिए रुक जाओ, हम सेकंड सर आते हैं, एक बार इजी वाला सर कंप्लीट करते हैं। नेचुरल अफेक्शन समझ में आया, उसके बाद सर एजेंसी। अब मान लो प्रिंसिपल जब एजेंट को अपॉइंट करता है तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन थोड़ी ना होता है। अब अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ी पैसा दिया जाता है, नहीं, तो नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंट बनाने के लिए थोड़ी ना कुछ पैसा लिया जाएगा, दिया जाएगा। हाँ वो अलग बात है, जब एजेंट सामान बेचेगा या खरीदेगा प्रिंसिपल के बिहाफ में तो वो कमीशन लेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एजेंसी जब बनता है, जब एजेंट को अपॉइंट किया जाता है, उस समय तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। सर बेलमेंट हमने पढ़ा है, सर बेलमेंट हम पढ़ेंगे। सर जैसे मान लो नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट, सॉरी ग्रेटुइटस बेलमेंट, बहुत बार हमने अपना गाड़ी दे दिया फ्री में। मान लो फॉर एग्जांपल सर तुम्हारा सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, मैंने अपना गाड़ी तुम्हें दे दिया कि जाओ भाई गाड़ी लेके जाओ एग्जाम देके आ जाओ। और मैंने बोला पैसा वैसा मत देना, ले लो भाई क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें जरूरत है, तुम अपना गाड़ी ले लो 3 घंटे के लिए, फिर 3 घंटा खत्म हो जाएगा तो मुझे वापस दे देना गाड़ी। तो यहाँ पर क्या होता है सर बेलमेंट, और यहाँ पर बेलमेंट में कंसिडरेशन भी नहीं है, मैंने तुमसे कोई पैसा नहीं मांगा, स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेलमेंट के केस में सर कंसिडरेशन नहीं है, मतलब ग्रेटुइटस बेलमेंट है, एजेंसी, लव एंड अफेक्शन। उसके बाद आता है सर कंप्लीटेड गिफ्ट्स। अब सर ये क्या होता है, एक तो देखो सुनो मेरा बात सुनो ध्यान से। सर एक तो होता है गिफ्ट और एक होता है कंप्लीटेड गिफ्ट, ठीक है। अब मान लो ए ने यहां पर प्रॉमिस किया था बी को कि वो मान लो एक नेकलेस देगा, नेकलेस किसको देगा, मिस्टर बी को, सॉरी मिस बी को, ठीक है। ए ने वादा किया था बी को कि वो नेकलेस देगा एक, बी को प्रॉमिस किया, प्रॉमिस, ठीक है। अब बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं है सर, तो इस केस में ये क्या है, वॉइड है, वॉइड है, ठीक है। हाँ लेकिन ऑब्वियसली हाँ सर, लेकिन अगर मान लो ए एंड बी के बीच में क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशन है, रिटर्न है, रजिस्टर्ड है, तब जाके वैलिड होगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न रजिस्टर्ड कुछ नहीं है, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक वादा किया नेकलेस देने का। अब ये अग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। अगर ये नेकलेस नहीं देता तो क्या बी कैन फाइल अ सूट, आंसर इज नो, बी कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट ए। लेकिन अब मान लो सर ए ने वादा किया था बी को नेकलेस देने के लिए, ठीक है, और उसने बदले में क्या बनाया, एक गिफ्ट डीड भी बना दिया, गिफ्ट डीड बन गया, और गिफ्ट डीड में लिखा गया कि मैं नेकलेस दूंगा बी को, एक गिफ्ट डीड बना दिया। अब गिफ्ट डीड बना दिया सर, अब यहां पर मान लो, अब सर अगर ए यहां पर नेकलेस नहीं देता बी को, तो अब सर बी कैन फाइल अ सूट इवन दो कंसिडरेशन नहीं है। क्यों सर, क्योंकि अब यहां पर गिफ्ट डीड बन चुका है। मतलब यहां पर बेसिकली क्या है, गिफ्ट क्या है, कंप्लीटेड गिफ्ट है, क्योंकि अब तुमने गिफ्ट डीड बना लिया। तो क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया, ठीक है चलेगा, प्रॉमिस किया तो अग्रीमेंट वाइड है, क्योंकि यहाँ पर तुमने गिफ्ट ही दे रहे हो, गिफ्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन बच्चों जब हम गिफ्ट डीड बना लेते, गिफ्ट डीड, उसके बाद अगर तुमने गिफ्ट नहीं दिया तो फिर बी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट ए। तो वही लिखा हुआ है
कि कंप्लीटेड गिफ्ट्स के केस में, कंप्लीटेड गिफ्ट्स मतलब जहां पर गिफ्ट डिड बन गया तो वहां पर याद रखना मिस्टर बी, अगर तुम गिफ्ट नहीं देते हो तो कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर ए, ठीक है। लेकिन अगर गिफ्ट डिड नहीं बना, तुमने सिर्फ वादा किया तो तुम फिर अगर गिफ्ट नहीं भी देते हो तो यहाँ पर केस फाइल नहीं कर सकते हो। बेसिकली सिमिलर टू सोशल अग्रीमेंट्स, सोशल अग्रीमेंट। लेकिन हाँ, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला केस है, रिटर्न है, रजिस्टर्ड है, नियर रिलेशन में, तो उस केस में तुम एनफोर्स कर सकते हो। उसके बाद बच्चों क्या होता है, चैरिटी। सर चैरिटी में क्या है, चैरिटी में क्या है, मान लो सर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये है टेम्पल, ठीक है। ये जो टेम्पल में जो पंडित है, पंडित, ठीक है। अब इस टेम्पल के पंडित ने क्या सोचा था कि हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे इस टेम्पल का, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्शन के लिए मान लो कितना रुपए का जरूरत पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा और कंस्ट्रक्शन के लिए मान लो सर 5 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर सर मान लो मिस्टर ए ने वादा किया था, ए ने वादा किया था कि वो इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन के लिए जो 5 लाख रुपए लगेगा वो ए पे करेगा। ए ने सर क्या किया, प्रॉमिस किया, प्रॉमिस। तो पंडित कौन है सर, प्रॉमिसी, प्रॉमिसी, उसको क्या मिलने वाला, 5 लाख रुपए मिलने वाला फॉर कंस्ट्रक्शन। ये मिस्टर ए ने क्या किया सर, वादा किया था पंडित को, वादा किया था पंडित को कि वो 5 लाख रुपए देगा, ठीक है। अब पंडित सर जाता है किसके पास, बिल्डर के पास, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कराना है। और बिल्डर को आप बोलता है कि सर आप हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराओ और बदले में जो भी कंस्ट्रक्शन का पैसा लगेगा वो हम आपको पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्डर ने क्या किया सर, अब बिल्डर ने स्टार्ट किया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। और बदले में पंडित यहाँ पर बिल्डर को 5 लाख रुपए देगा। 5 लाख रुपए कैसे देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोमिसर, जो प्रोमिसर है, प्रोमिसर मिस्टर है, उसने प्रॉमिस किया था कि हम 5 लाख रुपए देंगे आपको। इसीलिए पंडित ने क्या किया, अग्रीमेंट किया किसके साथ, बिल्डर के साथ। इसीलिए अग्रीमेंट किया बिल्डर के साथ कि आप कंस्ट्रक्शन कराओ, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। अब मान लो बिल्डर ने कंस्ट्रक्ट किया, अब मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया। अब जब मिस्टर ए ने पंडित को पैसा देने से मना कर दिया तो पंडित बेचारा क्या करे सर, पंडित तो बिल्डर के अगेंस्ट केस कर नहीं पाएगा, सॉरी पंडित तो 5 लाख रुपए नहीं दे पाएगा क्योंकि मिस्टर ए ने मना कर दिया, मिस्टर ए ने मना कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉ मेकर क्या बोलते हैं, मिस्टर ए ने क्यों मना किया, मिस्टर ए ने बोला मैं तो 5 लाख रुपए दूंगा लेकिन बदले में मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ तुम टेम्पल कंस्ट्रक्ट करोगे वो अलग बात है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा ना, मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं 5 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं 5 लाख रुपए नहीं दूंगा। तो इस केस में क्योंकि कंसिडरेशन नहीं ना, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं 5 लाख रुपए क्यों दूं तुमको, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, अग्रीमेंट क्या अवॉइड है, तो मैं 5 लाख रुपए नहीं दूंगा। लेकिन तो इस केस में लॉ मेकर ने क्या बोला कि अगर प्रोमिस ही मतलब जो पंडित है ही अंडरटेक्स अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू पे 5 lakhs, प्रॉमिस ही मतलब पंडित जी ने एक लाइबिलिटी लिया कि वो 5 लाख रुपए देगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन द प्रॉमिस ऑफ अदर पर्सन, अदर पर्सन मतलब ऑन द प्रॉमिस ऑफ मिस्टर ए। तो मतलब पंडित जी ने यहाँ पर देखो, पंडित जी ने यहाँ पर एक लाइबिलिटी ले लिया 5 लाख रुपए का ऑन द प्रॉमिस ऑफ मिस्टर ए, ठीक है। तो जहां तुमने अगर लाइबिलिटी लिया ऑन द प्रॉमिस ऑफ अदर पर्सन तो सच कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। द सेम वाज हेल्ड इन द केस ऑफ केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। तो जहां पर तुमने वादा किया पंडित को कुछ पैसा देने के लिए और फिर उसी वादे के बेसिस में पंडित ने कुछ लाइबिलिटी इंकर किया तो फिर तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। मतलब यहाँ पर ये मिस्टर ए अपने वादे से मुकर नहीं सकता, मिस्टर ए को यहाँ 5 लाख रुपए देना ही पड़ेगा। तो इवन दो मिस्टर ए को कुछ नहीं मिल रहा, इवन दो कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुमने वादा किया था, वादा, और उसी के बेसिस में इसने लाइबिलिटी इंकर किया। तो वही लिखा वेयर प्रॉमिस अंडरटेक्स अ लाइबिलिटी, अगर प्रॉमिस ने लाइबिलिटी इंकर किया ऑन द कमिटमेंट मतलब ऑन द प्रॉमिस ऑफ अदर पर्सन देन सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड, ठीक है। याद रखना प्रॉमिस ही अंडरटेक्स अ लाइबिलिटी, मतलब वेयर प्रॉमिस ने अगर कोई लाइबिलिटी लिया है ऑन द प्रॉमिस ऑफ अदर पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी देन सच प्रॉमिस क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट, इवन दो कंसिडरेशन इज नॉट देयर, ठीक है। तो इस केस में याद रखना यहाँ पर क्या होगा सर, इवन दो कंसिडरेशन नहीं है स्टिल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। पंडित 5 लाख रुपए रिकवर करेगा मिस्टर ए से और वो 5 लाख रुपए हैंड ओवर कर देगा किसको, बिल्डर को, ठीक है। अच्छा मान लो सर यहाँ पर फॉर एग्जांपल वादा किसने कितना किया था, 5 लाख का। अब मान लो फॉर एग्जांपल सर यहाँ पर 5 लाख का खर्चा हुआ, तो 5 लाख, अगर मान लो 2.5 लाख का खर्चा हुआ तो पंडित कितना रिकवर करेगा सर, पंडित कितना रिकवर करेगा, 2.5 लाख।
और अगर 10 लाख का खर्चा हुआ तो पंडित कितना रिकवर करेगा सर? अगेन कितना रिकवर करेगा? 5 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है? तो जितना खर्चा हुआ है मतलब जितना तुमने वादा किया और जितना खर्चा किया उस हिसाब से, मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम रिकवर कर सकते हो अप टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख। जितना तुमने वादा किया उतने तक रिकवर कर सकते हो अप टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख। मतलब 5 लाख से कम भी हो सकता है, 5 मतलब लेकिन 5 लाख से ज्यादा नहीं, लेकिन 5 लाख से ज्यादा नहीं हुआ। तो अगर मान लो 2.5 लाख का खर्चा है तो 2.5 लाख रिकवर करोगे, लेकिन अगर 10 लाख का खर्चा हो गया और वादा कितना किया था 5 लाख, तो तुम रिकवर कितना करोगे? 5 लाख। तो रिकवर उतना ही करोगे जितना हमने वादा किया, उससे ज्यादा रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो प्रॉमिस अंडरटेक्स अ लायबिलिटी ऑन द प्रॉमिस ऑफ अदर पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो सर कौन कौन से केस में सर इवन दो कंसिडरेशन नहीं है स्टिल वैलिड माना जाएगा? एक तो सर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जहां पर कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। एजेंसी के केस में कोई कंसिडरेशन नहीं है। बेलमेंट के केस में कोई कंसिडरेशन नहीं है। कंप्लीट गिफ्ट के केस में कोई कंसिडरेशन नहीं है। वादा करते हो 5 लाख रुपए दोगे, बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, स्टिल अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। अब सर अब बचा है सर दो चीज, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। अब ये सर टाइम बार्ड डेट क्या होता है? टाइम बार्ड डेट क्या होता है सर? जैसा मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए ने सर यहाँ पर गुड्स सेल किया था, ठीक है? तो यहाँ पर मान लो लॉ कहता है कि मिस्टर बी को पे तो करना पड़ेगा, ठीक है? अगर मिस्टर बी ने पे नहीं किया तो मिस्टर ए कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर बी, ठीक है? लेकिन ये जो सूट तुम फाइल कर सकते हो, ये सूट तुम 3 साल तक फाइल कर सकते हो। मतलब ये सूट तुम्हें फाइल करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब ये सूट फाइल करने का जो टाइम लिमिट है सर, ये सूट फाइल करने का जो टाइम लिमिट है बच्चों, ये सूट फाइल करने का जो टाइम लिमिट है वो क्या है? 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर अंदर मिस्टर ए को सूट फाइल करना पड़ेगा मिस्टर बी के अगेंस्ट। अगर 3 साल के अंदर तुमने सूट फाइल नहीं किया तो फिर तुम पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे फ्रॉम मिस्टर बी। क्यों? क्योंकि तुमने सूट ही फाइल नहीं किया। तो अगर तुम सूट फाइल नहीं कर पा मतलब नहीं करते हो 3 साल में, तो उस केस में तुम पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? अब तो यहाँ पर देखो गुड सेल किया है तो यहाँ पर कंसिडरेशन है सर, बी को कंसिडरेशन क्या मिला है? गुड्स। और ए को कंसिडरेशन क्या मिलने वाला था? पैसा। लेकिन इसने मान लो 3 साल के मान लो पैसा नहीं दिया, मिस्टर बी ने पैसा नहीं दिया और मिस्टर ए भी मान लो सूट फाइल नहीं करता, तो उस केस में रिकवर नहीं कर पाओगे। अब मान लो 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स मिस्टर बी क्या करता है? मिस्टर बी ने प्रॉमिस कर दिया कि वो जो टाइम बार्ड डेट है ना, टाइम बार्ड डेट जो 3 साल तक तुम रिकवर कर सकते थे क्योंकि तुमने सूट फाइल नहीं किया 3 साल में, तो वो टाइम बार्ड डेट जो है वो मैं पे कर दूंगा। ये मिस्टर बी ने वादा कर दिया मिस्टर ए को। मिस्टर ए बी ने वादा किया तो मिस्टर ए को कंसिडरेशन मिल जाएगा, वो जो पैसा। लेकिन मिस्टर बी को यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला। क्या मिस्टर बी को कोई कंसिडरेशन थोड़ी मिलने वाला उस वादे? देखो मिस्टर बी को गुड्स तो पहले ही मिल गया, वो अलग बात है सर। लेकिन मिस्टर बी ने जो वादा किया है कि हम टाइम बाय डेट पे करेंगे, उसके बदले में क्या मिस्टर बी को कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो कंसिडरेशन नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर मिस्टर बी ने वादा किया और उसके बाद भी मिस्टर बी पे नहीं करता सर, उसके बाद भी मिस्टर बी पे नहीं करता, तो क्या मिस्टर ए सर सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट मिस्टर बी? आंसर इज यस। आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि तुमने वादा कर दिया है कि तुम टाइम बाय डेट करोगे, इवन दो कंसिडरेशन नहीं है, स्टिल यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा और वो सामने वाला पार्टी केस फाइल कर सकता है 3 साल के अंदर तुम्हारे अगेंस्ट पैसा रिकवर करने के लिए। तो वही लिखा प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट सर मस्ट बी साइंड एंड राइटिंग। हाँ याद रखना, कंडीशन क्या है कि वो साइंड होना चाहिए और राइटिंग होना चाहिए। साइंड होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, तभी जाके वो प्रॉमिस क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। और अगर तुमने एक बार वादा कर दिया कि तुम टाइम बाय डेट पे करोगे, इवन दो उसके अगेंस्ट तुम्हें कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा सर, लेकिन अब तुमने वादा कर दिया ना, तो अब ये वैलिड माना जाएगा। बस कंडीशन क्या है सर? ये जो तुमने वादा किया ये राइटिंग में होना चाहिए और साइंड होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए और साइंड होना चाहिए। क्लियर है? अब सर अब आते हैं अपने लास्ट लास्ट कंडीशन के ऊपर कि कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। सर क्या है सर ये? सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा सर। सर बहुत सा सर दुख रहा है सर, आप कितना पढ़ा दिया हमें? इतना नहीं पढ़ाते सर हमें, एक साथ आराम आराम से पढ़ाते सर। सुनो ध्यान से, मिस्टर ए और सर हम अपना वही एग्जांपल लेंगे, हमारे मिस्टर ए और मिस्टर बी फेमस पर्सन है हमारे लिए, तो हम वही एग्जांपल लेंगे। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। सर हमने वो फायर वाला एग्जांपल लिया था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। फायर वाला एग्जांपल याद है? मिस्टर ए के दुकान में क्या लग जाता है सर? आग, है ना? फायर लग जाता है और मिस्टर बी यहाँ पर आता है एज अ सेवियर और उसके दुकान को बचा लेता है फ्रॉम फायर।
अब मिस्टर बी ने क्योंकि फायर एक्सटिंग्विश किया था, ठीक है, तो मिस्टर बी ने यहाँ पर मान लो फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए 50,000 रुपये का खर्चा किया। अब ये 50,000 रुपये का खर्चा ये रिकवर करने जाता है फ्रॉम मिस्टर ए। तो मुझे बताओ क्या ये रिकवर कर पाएगा, क्या ये पैसा मिस्टर ए से रिकवर कर पाएगा सर? आंसर इज नो। क्यों रिकवर नहीं कर पाएगा? क्योंकि ए ने तो कोई वादा नहीं किया था, ए ने तो वादा नहीं किया था कि मैं 50,000 रुपये करके दूंगा, है ना, ए ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। तो उस केस में सर क्या होगा, मिस्टर बी रिकवर तो नहीं कर पाएगा। ये तो हमने पढ़ लिया सर, ठीक है। अब मान लो सर मिस्टर बी फायर एक्सटिंग्विश कर देते हैं, 50,000 खर्चा करते हैं, और मिस्टर ए क्या करता है, अब मिस्टर ए अब प्रॉमिस कर देता है। मिस्टर ए ने अब वादा कर दिया कि देख तूने जो फायर एक्सटिंग्विश किया था उस दिन, है ना, ये रिकवर तो देखो नहीं कर पाएगा उसके मतलब जो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन अब मिस्टर ए ने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया कि तूने जो मेरा फायर मतलब जो तूने मेरे शॉप को बचाया था आग लगने से, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ जो तूने पास्ट में किया था, पास्ट में उसका जो भी कंसिडरेशन बनता है वो मैं तुझे पे कर दूंगा। मतलब जो तुमने पास्ट में सर्विसेज रेंडर किया उसके लिए, है ना, उसके लिए जो भी तुझे खर्चा वगैरह लगा वो मैं तुझे पे करूंगा। मतलब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। क्योंकि तुमने तो वॉलेंट्रीली किया था, है ना, हमने थोड़ी बात बोला था कि तुम आओ और मेरा आग बचाओ दुकान में, नहीं, तुमने वॉलेंट्री किया था। तो उस केस में मैं तुझे वादा तो नहीं किया, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि जो तुमने पास्ट में वॉलेंट्री सर्विसेज रेंडर किया उसके लिए मैं तुझे पैसा दूंगा, है ना। मतलब मिस्टर ए ने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया टू कंपेंसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग। तो वो प्रॉमिस अब क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो तुमने देखो मिस्टर ए ने यहाँ पर प्रॉमिस किया, प्रॉमिस क्या चीज के लिए किया था, जो मिस्टर बी ने पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज किया उसके लिए अब मिस्टर ए ने प्रॉमिस कर दिया। क्योंकि अब मिस्टर ए ने प्रॉमिस कर दिया ना, देखो अगर प्रॉमिस नहीं करता तो पे नहीं करता, अब क्योंकि प्रॉमिस कर दिया अब मिस्टर ए को पे करना पड़ेगा। तो कंडीशंस क्या है, सर्विसेज वॉलेंट्रीली रेंडर होना चाहिए सर, सर्विसेज क्या होना चाहिए, वॉलेंट्रीली रेंडर होना चाहिए बाय मिस्टर बी। सर्विसेज किसके लिए रेंडर होना चाहिए, मिस्टर ए के लिए। प्रोमिसर मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सर्विसेज, मतलब मिस्टर ए मस्ट एग्जिस्ट, मिस्टर ए का डेथ नहीं होना चाहिए, मिस्टर ए मस्ट एग्जिस्ट एंड प्रोमिसर मस्ट इंटेंड टू कंपेंसेट। तो सर मतलब कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, एनी प्रॉमिस मेड टू कंपेंसेट फॉर अ पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, ये प्रॉमिस क्या होता है सर, एनफोर्सेबल होता है। कंडीशन क्या है सर, कि सामने वाले ने सर्विसेज वॉलेंट्रीली दिया होगा, ठीक है, प्रॉमिसर जो है उसका इंटेंशन है कि वो कंपेंसेट करेगा, ठीक है, प्रॉमिसर जो है ही मस्ट एग्जिस्ट, ही मस्ट एग्जिस्ट। और सर एक और कंडीशन क्या था, कि सर्विसेज जो तुमने वॉलेंट्रीली रेंडर किया ना, वॉलेंट्रीली, ये सर्विसेज तुमने किसके लिए किया था, मिस्टर ए के लिए, मतलब सर्विसेज आर मेड फॉर प्रॉमिसर। तब अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो गया सर, तो उस केस में याद रखना ये प्रॉमिस एनफोर्सेबल है, और अगर तुमने वादा कर दिया तो तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। तो सर हर केस में यही हो रहा है, प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट, वादा कर दिया पैसा देना पड़ेगा। अगर मान लो तुमने वादा कर दिया पंडित को कि तुम 5 लाख रुपए दोगे, तो प्रॉमिस ही अंडरटेक्स अ लाइबिलिटी ऑन द प्रॉमिस ऑफ अदर पर्सन, तब भी तुमको पैसा देना पड़ेगा। तुमने वादा कर दिया कि जो पास्ट में सर्विसेज दिया उसके लिए मैं पैसा दूंगा, वादा कर दिया तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये सर हमारा है नो कंसिडरेशन नो अग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा ऑन सर्टेन एक्सेप्शंस। क्या क्या एक्सेप्शंस है सर, सबसे पहले नेचुरल लव एंड अफेक्शन हमने पढ़ा, एजेंसी पढ़ा, बेलमेंट पढ़ा, कंप्लीटेड गिफ्ट्स पढ़ा, उसके बाद चैरिटी, उसके बाद टाइम बाय डेट, और उसके बाद कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। तो ये टोटल 7 पॉइंट्स है, ये 7 पॉइंट्स उसका एक्सेप्शंस है, और सर यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो सर हमारा यूनिट 2 का रिवीजन हो गया क्लोज। आई होप तुम्हें रिवीजन अच्छा लगा होगा। ये रिवीजन प्लीज एग्जाम से पहले देख लेना, काफी हेल्पफुल रिवीजन है, इसको तुम और भी फास्ट में कर सकते हो। हालांकि मैंने काफी ट्राई किया अपने बेस्ट, अपने तरफ से, कि मैं पूरे स्पीड में समझा सकूं, क्योंकि रिवीजन है तो ऑब्वियसली हम इतने डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे से समझा। अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है, अगर तुम फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो भी तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन उस केस में तुम्हें थोड़ा स्लोली देखना पड़ेगा। और अगर किसी ने ऑलरेडी लेक्चर्स देख के रखे, किसी ने ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर्स लेके रखे, तो उस केस में फिर वो इस रिवीजन को आराम से देख सकता है, ठीक है। तो आई होप ये रिवीजन तुम्हें अच्छा लगा होगा। रिवीजन सर अवेलेबल रहेगा हमारे सोशल मीडिया में, मतलब इंस्टा में भी है, यूट्यूब में भी और टेलीग्राम में भी है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आज के लिए सर इतना ही, अब हम अपना नेक्स्ट रिवीजन करेंगे यूनिट नंबर 3 के साथ, ठीक है। तब के लिए सर बाय बाय।